नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। लगातार वीडियो आपको मिल रही हैं और नोट्स आप बना रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है नोट्स बनाने में या समझने में? कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप बेहिसाब मेरे को बताएँ। कोई झिझकने वाली बात नहीं है। आप कमेंट करके मुझे बताएँ कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। मैं आप बिल्कुल रिफ्रेश तरीके से आपको समझाऊँगा और दोबारा पढ़ाऊँगा। आप बेफ़िक्र होके रहें, आपको वीडियो लगातार मिलेंगी अब। एकदम बढ़िया से नोट्स बनाएँ, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको गुप्तकाल पूरा पढ़ा दिया, कल मैंने आपको हर्षवर्धन पढ़ा दिया और आज हम प्रारंभ करेंगे एक बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम है पाल वंश। यानी कि हर्षवर्धन के बाद में जिस बंगाल के क्षेत्र में जिस वंश का उदय हुआ, वो है पाल वंश था। कौन-सा था? पाल वंश। तो हम हेडिंग डालेंगे बंगाल के बंगाल का पाल वंश, बंगाल का पाल वंश, ठीक है? बंगाल का पाल वंश, ठीक? देखते हैं शशांक की मृत्यु के बाद शशांक की मृत्यु के बाद शशांक कौन थे? तो गौड़ वंशीय राजा थे। कौन थे? गौड़ वंशीय राजा थे शशांक, जिसकी मृत्यु के बाद में बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का उदय हुआ। ठीक है? पाल वंश का उदय कभी-कभी शताब्दी भी पूछता है, तो 8वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। ठीक है? आगे चलते हैं। इस वंश का जो संस्थापक था, यानी कि पाल वंश का जो संस्थापक था, वह एक शासक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल। यानी पाल वंश का जो संस्थापक था, वह राजा गोपाल थे। ये कैसा राजा था? एक सुयोग्य राजा था। कैसा राजा था? सुयोग्य राजा था। यानी पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो कि एक सुयोग्य राजा था। इसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। कितना रहा? 750 से 770 ईस्वी तक रहा। गोपाल जो है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था भाई साहब? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे चलते हैं। इसके द्वारा ओदंतपुरी ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की गई। महाविहार की स्थापना की गई। यानी कि राजा गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी विहार की स्थापना की गई। इतना समझ में आया? जो कि क्या था? एक मठ था। क्या था? एक मठ। एक मठ था। ठीक है? ये कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। गौड़ वंशीय राजा शशांक की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी में पाल वंश का उदय हुआ और पाल वंश का संस्थापक था वह गोपाल था, जिसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। यह एक सुयोग्य राजा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने बिहार में ओदंतपुरी महाविहार एक मठ की स्थापना की। ठीक है? अगले शासक की ओर चलते हैं। गोपाल के बाद जो राजा बना, ऐसे ले लेते हैं। गोपाल के बाद जो राजा बना वह था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। और धर्मपाल का जो शासनकाल था वह 770 से 810 ईस्वी तक रहा। 770 से 810 ईस्वी तक रहा। यह कौन था? तो यह गोपाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? राजा गोपाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? राजा गोपाल का पुत्र था। ठीक है? धर्मपाल भी अपने पिताजी की तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है? आगे चलते हैं। इनके द्वारा भागलपुर में, कहां पर? भागलपुर बिहार में
विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, यानी कि धर्मपाल के द्वारा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यहां तक समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं। इनके द्वारा सोमपुर महाविहार की भी स्थापना की गई। सोमपुर महाविहार की भी स्थापना की गई। यह वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्मपाल के शासन काल में ही कन्नौज के अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। धर्मपाल के शासन काल में ही कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में जरा देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो एक तो आपका पाल वंश हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में देख लेंगे, एक आपका पाल वंश हो जाएगा, दूसरा आपका राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा, और तीसरा आपका गुर्जर प्रतिहार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुर्जर प्रतिहार हो जाएंगे। ठीक है, यानी कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। यह संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ? तो धर्मपाल के शासनकाल में हुआ। किसके काल में हुआ? धर्मपाल के शासनकाल में हुआ। अगला देखते हैं कि धर्मपाल को किसके द्वारा पराजित किया गया? तो प्रतिहार वंशीय वत्स राज के द्वारा पराजित किया गया। किसके द्वारा पराजित किया गया? वत्स राज के द्वारा पराजित किया गया, जो कि प्रतिहार वंश का राजा था। किसका राजा था? प्रतिहार वंश का राजा था। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई समस्या? लगता नहीं कोई समस्या होगी। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, धर्मपाल के द्वारा 200 ग्राम दान में दिए गए। यानी 200 गांव दान में दिए गए। किस लिए? नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 200 ग्राम दान में दिए गए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए या बढ़ाने के लिए कितने गांव दान दिए गए? तो 200 गांव दान दिए गए। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। फिर से समझते हैं एक बार कि पाल वंश का उदय गौड़ वंशीय शशांक की मृत्यु के बाद हुआ। पाल वंश का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 से 770 इसका शासनकाल रहा। यह एक सुयोग्य राजा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा ओदंतपुरी महाविहार, जो कि बिहार में स्थित है, एक मठ की क्या करी? स्थापना की। इसका पुत्र धर्मपाल था, जिसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। यह गोपाल का पुत्र था। यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा सोमपुर बिहार की स्थापना की, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, इसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो कि कन्नौज के अधिकार को लेकर था। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन थे? तो पाल वंश, राजपूत वंश तथा गुर्जर प्रतिहार थे। तथा पाल यानी धर्मपाल का जिसके साथ संघर्ष हुआ वह कौन थे? तो प्रतिहार वंश का वत्स राज था। प्रतिहार वंश का वत्स राज था। कोई यहाँ तो दिक्कत? ठीक है, अगले राजा देख लेते हैं। यहीं ऊपर ऊपर लेके चलते हैं, इस तरीके से मूवमेंट कर लेते हैं। अगले राजा हैं देवपाल। अगले राजा हैं देवपाल। ठीक है, देवपाल का शासनकाल रहा वह 810 से 850 ईस्वी तक रहा। 810 से 850 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। अपनी राजधानी किसको बनाया? मुंगेर को बनाया। ठीक है, इनके द्वारा प्रतिहार वंश के राजा, प्रतिहार वंशीय राजा मिहिर भोज को पराजित किया गया। मिहिर भोज को पराजित किया गया।
मिहिर भोज को क्या किया गया, पराजित किया गया। इनकी जो उपाधि थी, यानी कि देवपाल की जो उपाधि थी वह परम सौगात थी। परम सौगात इनकी उपाधि थी। ठीक है, यानी कि गोपाल थे, गोपाल के बाद में धर्मपाल, धर्म के बाद में देवपाल, और देवपाल के बाद में कई राजा और हुए, कई राजा छोटे छोटे और हुए। और जब पाल वंश एक अंधकार की ओर जाने लगे तब एक राजा का उदय हुआ जिसे हम महीपाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसे? महीपाल के नाम से जानते हैं, जिसका शासनकाल 998 से 1038 ईस्वी तक रहा। 1038 ईस्वी तक रहा। और इस राजा को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसके द्वारा, इसके शासन काल में राजेंद्र चोल द्वारा गंगा घाटी का अभियान किया गया। किसका अभियान किया गया? गंगा घाटी का अभियान किया गया। और ठीक है, इसके शासन काल में राजेंद्र चोल का गंगा अभियान किया। किसका अभियान किया? गंगा अभियान किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इतना ही काफी है। इसमें के महीपाल के जो शासनकाल था वह 998 से 1038 तक रहा और पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, तथा राजेंद्र चोल का गंगा अभियान इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। इस वंश का जो अंतिम राजा रहा, इसको हम रफ कर लेते हैं, बोर्ड भर गया। ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देवपाल को उतार लिया होगा। अगली हेडिंग हम डालेंगे, इनके बाद जो राजा, महीपाल के बाद में राजा हुए रामपाल। कौन से राजा हुए? रामपाल। यह अंतिम शासक नहीं, अंतिम शक्तिशाली शासक रहे। अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में रहे। किस रूप में रहे? अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में रहे। इनका शासनकाल 1077 से 1120 ईस्वी तक रहा। 1077 से 1120 ईस्वी रहा। इन्होंने अपनी राजधानी रामावती को बनाया। राजधानी किसको बनाया? तो रामावती को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? रामावती को अपनी नई राजधानी बनाया। उसके बाद रामपाल के द्वारा कुवैतों का विद्रोह किया गया। कुवैतों का विद्रोह किया गया। ठीक है, किसका विद्रोह किया गया? कुवैतों का विद्रोह किया गया। इसने रामावती को जो अपनी राजधानी बताई थी, राजधानी बनाई थी, उसमें सुंदर भवन तथा कलाकृति से युक्त मूर्तियां लगवाई। ठीक है, यानी कि रामावती में रामपाल के द्वारा सुंदर भवन तथा कलाकृतियों से युक्त मूर्तियों का निर्माण कराया गया। ठीक है, पाल वंश का जो अंतिम राजा था, पाल वंश का जो अंतिम राजा था, अंतिम राजा वह गोविंद पाल था। कौन था? गोविंद पाल था। ठीक है, जो कि 1162 से 1174 ईस्वी तक रहा। 1162 से 1174 ईस्वी तक रहा। तो अंतिम शासक कौन थे? गोविंद पाल थे। प्रथम शासक कौन थे? गोपाल थे। ठीक है, दूसरा
कई किताबों में आपने देखा होगा कि अंतिम राजा का वर्णन मदन पाल से आता है। किससे आता है? मदन पाल से आता है। तो वहां आप गोविंद पाल कर सकते हैं, तो अंतिम राजा कौन हो जाएंगे? आपके गोविंद पाल हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका पूरा पाल वंश। पाल वंश में जहां से प्रश्न बन सकते थे वहां से मैंने कोशिश करी आपको लिखवाने की, और एक एक पॉइंट मैंने आपको लिखा के दिया है। इससे इंपोर्टेंट आपका पाल वंश में नहीं है, इससे इंपोर्टेंट आपका पाल वंश में नहीं है। और दक्षिण भारत, जब बंगाल के क्षेत्र से प्रश्न आता है कि नए वंशों में, तो एक प्रश्न और बन जाता है कि बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण प्रदान करने वाला वंश कौन सा था? तो वह पाल वंश था। ठीक है, संरक्षण प्रदान करने वाला वंश कौन सा था? तो वह पाल वंश था। ये आपको एक जो सिंपल क्वेश्चन है ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आपके धर्मपाल से आते हैं, जिसमें आपके त्रिपक्षीय युद्ध यानी त्रिपक्षीय संघर्ष से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा इंपोर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। देखिए, इंपोर्टेंट तो सभी कुछ होता है, जो एग्जाम में आपके आ जाए वो आपका इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक आपने पाल वंश को समझा। अब आगे चलते हैं बंगाल में ही सेन वंश। पाल वंश के बाद में अगला जो राजवंश आया वह आपका सेन वंश आया। कौन सा वंश आया? आपका सेन वंश आया। ये भी छोटा वंश था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। अब आपको जितना ही मिलेंगे तो छोटे छोटे राजवंश मिलेंगे, और जितना मिलेगा आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले हेडिंग डालते हैं बंगाल का सेन वंश। बंगाल का सेन वंश। ठीक है, अब इस वंश का जो संस्थापक था वह सीमांत सेन था। सेन वंश का जो संस्थापक था, इस वंश का जो संस्थापक था वह सीमांत सेन था। सीमांत सेन था। इसके द्वारा राठ नामक स्थान पर, यानी बंगाल में राठ नामक स्थान पर सेन वंश की स्थापना की गई। इस वंश का संस्थापक था वह सीमांत सेन था, और राठ नामक स्थान पर इसके द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई। सीमांत सेन की राजधानी नदिया थी, जिसे हम लखनौती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम इसे? लखनौती के नाम से हम इसे जानते हैं। सीमांत सेन का एक पुत्र था हेमंत सेन। सीमांत सेन का एक पुत्र था हेमंत सेन। हेमंत सेन की जो उपाधि थी वह महाराजा धीराज थी। महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि थी? महाराजा धीराज थी। ठीक है, हेमंत सेन के बाद जो राजा बने, जो प्रमुख राजाओं में थे, उनका नाम था विजय सेन। कौन थे? विजय सेन। विजय सेन का जो शासनकाल रहा वह 1095 से 1158 ईस्वी तक रहा। 1095 से 1158 ईस्वी तक रहा। विजय सेन की जानकारी देवपाड़ा प्रशस्ति से प्राप्त होती है। देवपाड़ा प्रशस्ति से हमें विजय सेन के विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आप देखो, बातों पे ध्यान ना दें, केवल आप क्या करें? पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, किस पर ध्यान दें? पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि हमें फालतू की बात करना आता है नहीं, और शेर व शायरी कमाती भैया, तो हम केवल किस पे ध्यान देते हैं? पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो आप भी क्या करें? पढ़ाई पे ध्यान दें। सेलेक्ट हो जाएंगे तो खूब शायरी आपको सुनाएंगे और आपसे सुनेंगे भी। ठीक है, आगे चलते हैं। विजय सेन के द्वारा दो राजधानियां बनाई गई। विजय सेन के द्वारा दो राजधानी बनाई गई।
एक तो विक्रमपुरी, एक आपकी विक्रमपुर तथा विजयपुरी, विक्रमपुर तथा विजयपुरी। आगे चलते हैं। विजय सेन के द्वारा देवपाड़ा में, इसमें देवपाड़ा में शिव के विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। शिव के विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर किस नाम से जाता है? तो वह प्रघ्नेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रघ्नेश्वर मंदिर के नाम से, प्रघ्नेश्वर मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, प्रघ्नेश्वर मंदिर के नाम से हम इसे जानते हैं। विजय सेन की उपाधि की बात करेंगे तो विजय सेन की उपाधि की बात करेंगे तो अरिराज वृषभ शंकर थी। अरिराज वृषभ शंकर विजय सेन की उपाधि थी। विजय सेन जो है शैव धर्म का उपासक था। इसका शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। किसका था? शैव धर्म का उपासक था। विजय सेन के द्वारा अन्य तीन राजधानियों का भी निर्माण किया गया। अन्य 3 राजधानियां भी इसके द्वारा निर्माण किया गया। पहली राजधानी देखेंगे तो गौड़पुर, दूसरी सुवर्णग्राम तथा विजयपुर। इसके द्वारा 3 अन्य राजधानियों का विवरण मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। बंगाल यानी पाल वंश के बाद में सेन वंश का उदय हुआ और सेन वंश के संस्थापक सीमांत सेन थे। राठ नामक स्थान पर सेन वंश की स्थापना की गई। सामंत सेन की राजधानी थी नदिया थी, जिसे हम लखनौती के नाम से जानते हैं। दूसरा, सामंत सेन का पुत्र था हेमंत सेन, जिसकी उपाधि महाराजा धीराज थी। अगले जो राजा रहे, बढ़िया राजा रहे, तो वो विजय सेन थे। इनकी विजयों की जानकारी हमें देवपाड़ा प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इनकी 2 राजधानियां विक्रमपुर तथा विजयपुरी थी। देवपाड़ा में शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराया, जिसे प्रघ्नेश्वर मंदिर के नाम से हम जानते हैं। विजय सेन की जो उपाधि थी वह अरिराज वृषभ शंकर थी। क्या राजधानी थी? अरिराज वृषभ शंकर थी। शैव धर्म का ये विजय सेन जो था किस धर्म का उपासक था? तो शैव धर्म का उपासक था। इसकी 3 अन्य राजधानियां गौड़पुर, सुवर्णग्राम तथा विजयपुर थी। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत? इसके बाद अगले राजा का नाम भल्लाल सेन था। अगले राजा जो थे वह भल्लाल सेन था, जिसका शासनकाल 1158 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक रहा। 1178 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा दान सागर की रचना की तथा अद्भुत सागर की रचना की गई। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो प्रश्न बनते हैं। जैसे विजय सेन की उपाधि हरिराज वृषभ शंकर। विजय सेन किस धर्म का उपासक था? तो शैव धर्म का उपासक था। विजय सेन ने प्रघ्नेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? तो देवपाड़ा में कराया। कहाँ कराया? देवपाड़ा में कराया। विजय सेन की विजयों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो देवपाड़ा प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। मैं आपको नोट्स भी करा रहा हूँ, प्रश्न भी बता रहा हूँ और आपको बढ़िया से बढ़िया बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सपोर्ट करें, आपको बेहतरीन मिलेगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। हल्का सा यहाँ देखेंगे रफ करने से पहले, ये मैं बोल तो बल्लाल सेन रहा था पर लिख बल्ला सेन गया, तो बल्लाल सेन यहाँ पे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी हूँ यहीं पे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो गलत ना समझे इस चीज को, हो जाता है कभी कभी, कोई समस्या वाली बात नहीं, एक आध अक्षर आगे पीछे हो जाता है। ठीक है तो मैं उधर से रफ कर लेता हूँ। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लक्ष्मण सेन।
लक्ष्मण सेन से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1202 ईस्वी में, सिंपल सा पहले ही प्रश्न बता दे रहा हूं कि लक्ष्मण सेन से एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि लक्ष्मण सेन के शासनकाल में 1202 ईस्वी में किसके द्वारा आक्रमण किया गया उसकी राजधानी पर। तो लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी लखनौती, यहाँ हेडिंग डालेंगे लक्ष्मण सेन, हेडिंग डालेंगे लक्ष्मण सेन, जिसका शासनकाल 1178 से 1205 ईस्वी तक रहा। 1178 से 1205 ईस्वी तक रहा। इसकी जो राजधानी थी, लक्ष्मण सेन की राजधानी की बात करेंगे तो लक्ष्मण सेन की राजधानी लक्ष्मणवती थी। क्या थी? लक्ष्मणवती थी, जो कि लखनौती कहा जाता है, लखनौती कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, अपने पिताजी के अद्भुत सागर की रचना, जो खगोल सागर से संबंधित थे, अद्भुत सागर जो कृति थी, उसको लक्ष्मण सेन के द्वारा पूरा किया गया। किसके द्वारा पूरा किया? लक्ष्मण सेन के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद्र को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो जयचंद को पराजित किया। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके शासन काल में 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी में बख्तियार, ठीक है, कौन? बख्तियार खिलजी, यानी पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा लखनौती पर आक्रमण किया गया। किस पर आक्रमण किया? लखनौती पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? लखनौती पर आक्रमण किया गया और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा लखनौती पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अपना अधिकार स्थापित किया गया। अब यह अधिकार, यानी इस आक्रमण की जानकारी हमें एक पुस्तक है, राइटर हैं जिनका नाम है मिनहाज उस सिराज। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम तबकाज ए नासिरी नामक इनकी पुस्तक है, जिसमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि 1202 ईस्वी में, इसमें 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा लखनौती पर आक्रमण किया गया और उस समय वहां का राजा कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन था। इसके यहाँ कुछ विद्वान भी निवास करते थे, उनको भी देख लेते हैं, उनकी कृतियां भी देख लेते हैं। इनके यहाँ 3 विद्वान निवास करते थे। जैसे पहले हैं जयदेव, और जयदेव की जो पुस्तक है वह है गीत गोविंद। कौन सी है? गीत गोविंद इनकी क्या है? कृति है। अगले देख लेते हैं धोई, और धोई की पुस्तक है पवन दूत। कौन सी? पवन दूत। अगले हैं हलाय युद्ध, इनकी जो पुस्तक है वह है ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है। इनके दरबार में 3 विद्वान हैं, जयदेव जिनकी पुस्तक है गीत गोविंद, धोई, पवन गुप्त। राय युद्ध, ब्राह्मण वर्चस्व इनकी पुस्तकें हैं, कृतियां हैं। ठीक है। ये थे आपके लक्ष्मण सेन, और पाल वंश यहीं पे खत्म होता है। पाल वंश क्या होता है? यहीं पे खत्म होता है। दूसरा, आपने एक संवत सुना होगा, लक्ष्मण संवत, जो कि लक्ष्मण सेन के द्वारा चलाया गया। पॉइंट आउट देख लेते हैं चलते चलते कि लक्ष्मण सेन ने कौन से संवत की शुरुआत की थी? तो लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी। दूसरा, इसकी उपाधि और देख लेते हैं कि इसकी उपाधि क्या थी? तो इसकी उपाधि परम भागवत। क्या थी?
परम भागवत इसकी उपाधि थी। ठीक है, तो आज हमने 2 चैप्टर पढ़े और दोनों चैप्टर से हमको एक एक नंबर मिलता है। यानी आज हमारे इस वीडियो से कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर हमको मिलने के पूरे पूरे आभास है कि भैया हमको 2 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। एक तो आपका लक्ष्मण सेन से आपको प्रश्न मिल सकता है, इसकी राजधानी से मिल सकता है, लक्ष्मण संवत से मिल सकता है। दूसरा गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद से मिल सकता है। और भैया 1202 ईस्वी से यहाँ से तो प्रश्न आपको मिल ही सकता है। भले यहाँ से प्रश्न ना मिले, लेकिन आपको यहाँ से प्रश्न 101% मिलेगा। और मिहाज उल उस सिराज की पुस्तक तबकाज ए नासिरी से भी 1 नंबर हमको प्राप्त हो सकता है। तो पाल वंश आपने पढ़ा, सैन वंश आपको आपने पढ़ा, तो आपको दोनों चैप्टर आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, टीचर को पढ़ाने के लिए एक उत्साह मिलता है कि हाँ बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं बढ़िया से। आप विश्वास करिए, देखो विश्वास तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के दुनिया में कुछ नहीं है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन लेके बैठें और वीडियो को पढ़ें और नोट्स बनाएं, तब जज करें कि हाँ हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है, कैसा भी समझ नहीं आ रहा है, तो केवल आप हमको बताएंगे सर समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको जरूर सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और सिंपल तरीके से बताऊंगा। लेकिन मैं जितना लिख रहा हूं, आपको केवल सिंपल सा काम करना भैया, आपको सिंपल से नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको? नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखना है जुनून कितना है, देखना है जुनून कितना है कि आप कितनी वीडियो देखते हैं और कितना नोट्स बनाते हैं। जो जुनून के साथ हम पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज के लिए इतना ही, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करवाएं। आपने तो कर ही लिया होगा, लोगों से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए इतना ही। तो आप 2 वंश पढ़ते रहिए, पाल वंश, सैन वंश, नोट्स बनाइए बढ़िया से। नमस्कार।